अजय टम्टा के नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में फूका चुनावी शंखनाद। अजय टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से भरा नामांकन पर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आईटी की नोटिस मिलने के बाद सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साधा निशाना। कहा, गोदियाल चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए आयकर नोटिस का रोना रो रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर लगाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा। लोकसभा चुनाव को लेकर नगर प्रशासन ने तैयारियां तेज की। निगम कर्मियों की चुनाव में लगा रहे ड्यूटी। निगम का कामकाज हो रहा ठप। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते खबरों की ओर, जहां अजय टम्टा के नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। अजय टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन पर्चा भरा है। अजय टम्टा के साथ नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कपकोट विधायक और रानीखेत विधायक मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अजय टम्टा ने जीत का दम भरते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य की 5 लोकसभा सीट मोदी की झोली में डालने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। आम जनमानस जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, चारों जिलों की 14 की 14 विधानसभाओं की और बॉर्डर की, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जोलिंगकोंग में, पार्वती कुंड में, कैलाश में और गुंजी में गए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में चुनाव के लिए उतार दिए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा की हॉट सीट हरिद्वार पर अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं लाया है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत को पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जो हरिद्वार के हर एक व्यक्ति का जाना माना चेहरा है। पहली बात तो टिकट पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का ही है और ये देरी नहीं है, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी को हरिद्वार जिले में कोई ऐसा नाम नहीं है कि वो नया कहीं से आया हो और पार्टी मंथन करती है, आंकड़े जोड़ती है, क्योंकि ये जो है लोकसभा के टिकट हैं, एक एक टिकट पे बहुत सोच विचार किया जाता है और मेरे ख्याल से रात तो निर्णय फाइनल हो चुका माननीय हरीश रावत जी का। आज अभी 1-2 घंटे में ही लिस्ट भी जारी हो जाएगी, तो माननीय हरीश रावत जी यहाँ से हरिद्वार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशी जनसंपर्क करने के लिए पहाड़ी इलाकों की पगडंडियां नाप रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र पौड़ी जिले पहुंचे, जहां उन्होंने दुगड्डा विकासखंड के पहाड़ी ग्रामीणों से वोट मांगने दिखे और कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि गढ़वाल उनका संसदीय क्षेत्र है। वहां लोगों से मिलने के बाद पता चला कि लोग केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से आहत हैं। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदाता 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इनकम टैक्स के नोटिस कोई इनकम टैक्स के अधिकारी पहली बार घर जाके देते हैं, लेकिन घर पे जाके ऑफिस में जाके दे रहे हैं। भाई हमारा सिस्टम है, ऑनलाइन मेल एड्रेस है, उस पे नोटिस आते हैं, एसएमएस से आ सकता है, या जो सीए वहां अटेंड करते हैं उनके
पर सीधे ऑफिस में जाके हमारे और वहां जो है इनकम टैक्स के 3 अधिकारी जाके नोटिस पकड़ाते हैं, 3 दिन का टाइम देते हैं कि आपको यहाँ हाजिर होना है। ऐसा होता है क्या? उन्हें हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है, इनकम टैक्स के उन अधिकारियों की शिकायत मैंने चुनाव आयोग में की है। ये जानबूझकर, क्योंकि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं और मुझे हैरेस करने के लिए ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम धामी लगातार उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धामी यहां से कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के काम पर हैं और वहीं पिछले 9 दिनों से उधम सिंह नगर जिले में 5 सभाएं कर चुके हैं। जिले में सीएम धामी अपने दौरे की शुरुआत करीब 1 महीने पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम से की, जहां उन्होंने नजूल भूमि पर मालिकाना हक के पट्टे और किफायती आवास योजना के लाभार्थियों को भवन आवंटन पत्र देने के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया था। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में, और आज वहां पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहां पर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, उसका दौरा करते रहते हैं। और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, इसी के निमित्त वो वहां पर है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी को मिले नोटिस के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल आईटी विभाग ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है, लेकिन वे गए नहीं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि गोदियाल को नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए, अन्यथा उनके नामांकन में दिक्कतें आ सकती हैं। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस है। ये परसों, कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताजा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूं। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए, इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 बैंकों के खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि खाते सीज करने से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात कर 2 सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव कराने को कहा है और दरअसल मंगलौर से BSP विधायक हाजी
सरवत करीम अंसारी का पिछले साल 30 अक्टूबर को निधन हुआ, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने हाजी अंसारी की योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने के लिए भी हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। तीस अक्टूबर को वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठ रही है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए, साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। ये मांग हमने दोनों जगह पर उपचुनाव कराने की मांग हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर सभी कुलपतियों के किए जा रहे शोध विषयों पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए गए। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान के लिए 1 साल तक शोध के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए थे। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एसडीएम गौरव चटवाल ने नगरपालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ बैठक की। बैठक में साल 2019 लोकसभा चुनाव में शहर के बूथों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ था, इसलिए उनको बताया गया कि सभी अपने वार्डों में प्रयास करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इस लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और जो हमारा पोलिंग परसेंटेज लास्ट में था उसको बढ़ाकर 85% तक इसको पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि हमारी जसपुर विधानसभा जो है वो पूरे राज्य में प्रथम आए। तो इसी चीज़ों के लिए हमने उनको बुलाया था। उनकी कुछ समस्याएं थी बूथ को लेके, वो हमने उनको बताई। उनको ये कहा गया कि आप अपने बूथ्स को अभी से देख लें और अपने जो वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको अवगत करा दें कि आपका वोट जो है फला फला जो है कक्ष में डलेगा, ताकि उन लोगों को जो परेशानी है वो ना हो। उनको हमने ये भी सुनिश्चित उनसे ये कहा कि हम अपने बेलों के माध्यम से भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता पर्ची जो है घर घर पहुंचे और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उस दिन निकलकर पोलिंग करें। लोकसभा चुनाव को लेकर नगर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में नगर निगम कर्मी निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिससे निगम का कामकाज ठप हो गया है। बता दें कि सीएम ने नगर निगम के नियमित और संविदा के 133 कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी लगाए जाने से हाउस टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था से लेकर अतिक्रमण पर कार्रवाई और सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के नगर निगम के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके
वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंगला और पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और पंतनगर विश्वविद्यालय को अतिक्रमणकारियों की पहचान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुए हैं। मालूम हो कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने 2021 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। इसमें जो हाईवे में पंतनगर में नगला में अतिक्रमण है उसके संबंध में जनहित याचिका है, जिसमें पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और वर्तमान में कोर्ट ने ये कहा है कि जो अपीलें लंबित है उनके संबंध में इस राज्य सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और डीएम ऑफिस जो कंजर्वेटर है उनके यहाँ से और जिला जज के यहाँ से रिपोर्ट फाइल करे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन से देवभूमि उत्तराखंड के केदारखंड स्थित भू बैकुंठ धाम में भगवान बद्री विशाल और जोशीमठ स्थित भगवान नृसिंह बद्री को ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण मिला है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी मथुरा से के केशव देव मंदिर से महाप्रसाद के साथ अबीर और गुलाल लेकर मथुरा ब्रजवासी धाम के अजय तिवारी नृसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने श्री नृसिंह मंदिर के पुजारी के सानिध्य में अभिषेक पूजा अर्चन में भाग लिया और मथुरा से आया गुलाल भगवान नरसिंह को अर्पित करते हुए ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण दिया। ये 11वां साल चल रहा है और आप निरंतर हर साल यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये प्रसाद गुलाल के रूप में नरसिंह भगवान को चढ़ाते हैं और यहीं से हमारी जो
होली का जो पर्व चलता है इसी दिन से शुरू हो जाती है। उसी मठ में हमारे जो सारे मतलब बरसाने से जो भी प्रसाद आ रहा है ये नरसिंह भगवान को चढ़ते हुए फिर सबको ये प्रसाद बांटा जाता है। नाथ सन 2000 में आया था नंदा देवी राज जात के दौरान, तो इसके बाद में मैं बद्रीनाथ गया दर्शन करने और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं 111 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ बाइक से, मथुरा से बद्रीनाथ। और पिछले 10 साल पहले एक बार मुझे आया लग कि जब मैं मथुरा से आता हूँ तो मथुरा का गुलाल क्यों नहीं बद्री विशाल जी के लिए लेके आया करूँ होली वाले दिन। तो हम एक निमंत्रण लेके आते हैं भगवान बद्री विशाल जी के लिए कि वो भी आए और मथुरा में श्री कृष्णा के साथ में होली की। कुमाऊं की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। नैनीताल की बात करें तो सरोवर नगरी में होली का त्योहार कुछ दिनों पूर्व शुरू हो जाता है। यहाँ परंपरागत तरह से होली मनाई जाती है। पहाड़ी गीतों के साथ गीत संगीत की महफिल लगती है। छोलिया नृत्य से लेकर अलग अलग वेशभूषा में होलियार रंग बिरंगे पोशाक पहने नजर आते हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए होली पर सुरक्षा की दृष्टि से नैनीताल शहर में कड़ी सुरक्षा की गई है। इन दिनों हर जगह होली का खुमार चढ़ा हुआ है। जहां एक ओर कान्हा की नगरी में गुलाल की बारिश हो रही है, भक्ति रस में कन्हैया के भक्त सराबोर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पिछले कई दिनों से सरोवर नगरी नैनीताल में भी रंगोत्सव जारी है। कई होलियार रंग में रंगने के लिए नैनीताल पहुंचे हैं। आलम तो ये है कि सरोवर नगरी में गीत संगीत की महफिल सजी हुई है जो यहाँ की रौनक बढ़ाती है। बाजार रंग बिरंगे रंगों से सजे हुए हैं। कुमाऊं में होली की शुरुआत कई दिनों पहले हुई। यहाँ फूलों की होली, गुलाल की होली और तमाम अन्य तरह की होलियों की परंपरा है। कुमाऊं में होली का अंदाज ही कुछ अलग होता है। लगी लगी पिरत कैसे तोड़ी, मुख बोले क्यों ना सुंदर गोरी, हम सए तोड़ी किन संग जोड़ी, जोड़ी के ही कारण तोड़ी, मुख बोले क्यों ना सुंदर गोरी। तो यह यहाँ पर आज हम होली जो गाएंगे, पहले नैना देवी की आराधना करके हम गाएंगे, तुम जय नैना कल्याण करो माई, जय नैना कल्याण करो। इस वक्त पूरे देश में होली मोड ऑन हो चुका है। रंगों के इस उत्सव से जुड़े आयोजन इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुमाऊं में तो होली मनाने का तरीका ही अलग होता है। गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और नैनीताल की होली देखने के लिए तो देश विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। होली का महापर्व हालांकि अभी कुछ ही दिन दूर है, लेकिन कुमाऊं में कई दिन पहले से ही रंगों की बौछार शुरू हो जाती है। जिधर भी नजर दौड़ाओ उधर रंगों से रंगे चेहरे दिखाई देंगे। किसी मोड़ पर होलियारों की टोली ढोलक मंजीरे बजाते रंग लुटाते मिलेंगे, तो कई युवा होली खेलने की तमन्ना लिए लोगों को रंगते दिखाई देंगे। छोटे बच्चे भी पीछे नहीं हैं, वो भी नन्ही नन्ही पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते दिखाई दे रहे हैं। मतलब देवभूमि में इन दिनों उत्सव ही उत्सव है, जहां मस्ती और नृत्य का अद्भुत संगम है। सभी लोग गलियों सड़कों में अलग अलग रूप धरकर होली की मस्ती में निकलते हैं। सरोवर नगरी की गलियों से लेकर मंदिरों के द्वार तक हर जगह हर शख्स होली के रंग में डूबा है। यहाँ के मंदिरों में तरह तरह के रंग गुलाल उड़ रहे हैं। त्योहारों के रंगों में हर कोई रंगा हुआ है। सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं और पारंपरिक हर्षो उल्लास के साथ सभी लोग त्योहार मना रहे हैं। टीवी 24 के लिए नैनीताल से कंचन वर्मा की रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन भाजपा प्रत्याशी हरिद्वार से नामांकन दाखिल करेंगे। वे विनम्रता पूर्वक वर्चुअली माध्यम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि वह ताकत दिखाकर हरिद्वार की जनता को बेवजह परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने वर्चुअली नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है। जो भी आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं। इस दौरान वह बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल करने का दावा भी करते हुए नजर आए। निश्चित रूप से जिस तरह से जनता में उत्साह है
और तमाम दलों के लोग टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो उससे साफ लगता है कि इस बार जो हमारी जीत होगी वो बहुत जबरदस्त जीत होगी, रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, अपने ही जीतेंगे। सर, नामांकन प्रक्रिया में कोशिश रहती है कि जनता को कम से कम परेशानी हो। जब नॉमिनेशन होता है तो तमाम लोग अपने जरूरी काम से जाते हैं, कोई बीमार लोग हैं उनको अस्पताल जाना है या किसी को अपनी नौकरी पर जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो प्रभावित हों। 23 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। यह जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महासचिव ने कहा कि पार्टी ने सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी साझा करेंगे। उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।